हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। एक लंबे संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच हो गया है सीज फायर एग्रीमेंट। काफ़ी कत्लेआम हुआ, भीषण तबाही, पूरा गाज़ा पट्टी तहस नहस हो गया और इसके बाद फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद अब वहाँ पर हुआ है एक सीज फायर एग्रीमेंट। ये सीज फायर एग्रीमेंट अभी परमानेंट नहीं है, एक टेम्पररी सीज फायर है, जस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस। आगे क्या होगा वो भी देखना बाकी है। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ताकि हमको एडिटोरियल इजीली समझ में आ सके। देन एडिटोरियल एनालिसिस, देन वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहें। आज का पहला वर्ड है पायरिक। पायरिक एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बहुत महंगा, बहुत कठिन जीत। एक मतलब बहुत मुश्किल से कोई चीज मिलती है या जीत मिलती है, उसको बोलते हैं पायरिक। Describing a victory that comes at such a great cost to the victor that is almost as bad as losing। एक ऐसी जीत है जो आप लगभग हार गए थे और बहुत बड़ी कोस्ट के साथ आपको मिली है, उसको बोलते हैं पायरिक विक्ट्री। पायरिक, ओके। तो इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। हिज पायरिक विक्ट्री इन द इलेक्शन लेफ्ट हिम एग्जॉस्टेड एंड अनपॉपुलर। उसकी जो पायरिक विक्ट्री है ना, जो जो बहुत महंगी उसकी जो जीत है इन द इलेक्शन में, लेफ्ट हिम एग्जॉस्टेड एंड अनपॉपुलर, उससे क्या हो गया है, उसको एग्जॉस्ट कर दिया है और उसको अनपॉपुलर कर दिया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें बीजेपी की कैसी विक्ट्री थी, पायरिक विक्ट्री थी, काफ़ी महंगी, काफ़ी कठिन हुई थी उनके लिए। सिनोनिम्स इसका देखते हैं। कॉस्टली, भाई महंगा है, कॉस्टली है। डेवास्टेटिंग, काफ़ी तबाही के बाद ये चीज़ हुई है, तो उसको बोलते हैं पायरिक। कॉस्टली है और तबाही है, काफ़ी उसने तबाही मचाई है उस चीज़ ने। अच्छा, एक तरफ तो बहुत आसानी से काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी मुश्किल से हुई है, लेकिन दूसरी तरफ रिवॉर्डिंग है, बहुत रिवॉर्ड देकर गई है कोई चीज़ आसानी से। बेनिफिशियल, काफ़ी बेनिफिट देकर गई है, काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई है। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है पेन्सटेकिंग। ये एक एडजेक्टिव होता है। श्रम साध्य इसका हिंदी है, देखते हैं आगे इंग्लिश में समझा देते हैं। डन विद ग्रेट केयर एंड थोरोनेस। कोई ऐसा काम है जिसको आपने बहुत ज़्यादा केयर के साथ करा है, बहुत ध्यान से करा है और थोरोली मतलब डीपली उसमें आपने फोकस लगाकर करा है किसी काम को, उसको बोलते हैं पेन्सटेकिंग। द पेन्सटेकिंग वर्क ऑफ रेस्टोरिंग द ओल्ड बिल्डिंग टुक सेवरल मंथ्स। जो पेन्सटेकिंग वर्क है ना, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट केयर के, बहुत ध्यान के साथ जो करा गया वर्क है, किस चीज़ में, रिस्टोरिंग द ओल्ड बिल्डिंग, कोई ओल्ड बिल्डिंग को रिस्टोर करने में, उसे दोबारा से बनाने में। टुक सेवरल मंथ्स, उसमें क्या लग गए, कई सारे महीने लग गए उसमें, ठीक है। तो इसका सिनोनियम देखते हैं। श्रम साध्य मतलब काफ़ी ज़्यादा श्रम के साथ, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट केयर के साथ करा गया है वो। डिलीजेंट है, काफ़ी मेहनत से करा गया है। मेटिकुलस, ये दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई काम बहुत केयर के साथ करा गया है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा केयरलेस, बहुत बेफिक्री से करा गया है, तो इसका एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट। ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है बोम्बार्डमेंट। देखो, बोम मतलब बमबारी, जो बम्बार्डमेंट मतलब बमबारी करने को बोलते हैं। ये एक नाउन होती है। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। द एक्शन ऑफ अटैकिंग समथिंग कंटिन्यूसली विद बॉम्ब्स और अदर आर्टिलरी। एक ऐसा एक्शन है जिससे आप अटैक करते हो कंटिन्यूसली विद बॉम्ब्स के साथ में और अदर आर्टिलरी के साथ में और असले वगैरह के साथ में। द सिटी फेस्ड कॉन्स्टेंट बोम्बार्डमेंट ड्यूरिंग द वॉर। सिटी ने क्या फेस करा है, शहर ने क्या फेस करा है, क्या झेला है, कॉन्स्टेंट बोम्बार्डमेंट, लगातार बमबारी झेली है ड्यूरिंग द वॉर। वॉर में यही तो होता है, बमबारी होती है ना शहर वगैरह में, तो शहर है कोई, उसने झेली है लगातार बोम्बार्डमेंट ड्यूरिंग द वॉर। अच्छा, इसका सिनोनिम देखते हैं। असोल्ट करना, बोम्बार्डमेंट करना मतलब असोल्ट करना या फिर बैरेज, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है बमबारी, गोलाबारी हो रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो चुका है सीज फायर, मतलब एक शांति का समझौता हो गया कि अब जो है चीज़ों को रोक दिया गया, युद्ध को रोक दिया गया। सीज फायर बोलते हैं युद्ध को रोकने को, ठीक है। तो सीज फायर हो गया है या फिर प्रोटेक्शन हो रहा है, बमबारी नहीं हो रही है, प्रोटेक्शन हो गया है। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है शेलिंग। शेलिंग होती है एक नाउन, इसका मतलब होता है गोलाबारी, वही बम्बार्डमेंट से ही रिलेटेड है ये। द फायरिंग ऑफ शेल्स ऑफन एज पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। शेल्स को फायर करना है ना, शेल्स होते हैं बॉम्ब की तरह से होते हैं, उनको फायर कर देना, भेज देना, उनको फेंक के मार देना दूसरी तरफ। ऑफन एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, शेलिंग और बम्बार्डमेंट वगैरह।
द सोल्जर्स एंड्यूर्ड आवर्स ऑफ रिलेंटलेस शेलिंग फ्रॉम एनिमी फोर्सेस। सोल्जर्स ने क्या करा है, झेला है घंटों का रिलेंटलेस शेलिंग फ्रॉम एनिमी फोर्सेस। एनिमी फोर्सेस ने उन पर क्या बरसा दिया था, शेलिंग कर दी थी, उसको उन्होंने सोल्जर्स ने एंड्योर करा है, घंटों तक झेला है। सिनोनिम्स इसका हो जाता है बॉम्बिंग, बॉम्बिंग करना, आर्टिलरी फायर, आर्टिलरी को फायर करना। अच्छा, इसका एक तरफ तो हो रही है गोलेबारी, आप बम बरसा रहे हो, शेलिंग कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा पीस, शांति हो गई, ट्रूस हो गया, समझौता हो गया, एक शांति समझौता हो गया, ठीक है, तो रोक दिया गया चीज़ों को। तो ये हो जाते हैं इसके दो एंटोनियम्स। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है लिंगर। ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है देर तक ठहरना, टू स्टे इन ए प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी। किसी एक जगह पर जितना नेसेसरी नहीं है, जितना ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा रुकने को बोलते हैं लिंगर करना। शी लिंगर्ड एट द पार्टी रिलैक्टेंट टू लीव हर फ्रेंड्स। वह, उसने क्या करा है, लिंगर करा है, काफ़ी पार्टी में क्या हो गया, वो काफ़ी देर तक रुकी है। रिलैक्टेंट टू लीव हर फ्रेंड्स मतलब उसके अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं गई है वह। तो क्या कर दिया उसने, डिले कर दिया है या स्टे करा है। लिंगर करना मतलब डिले करना, देरी करना, स्टे करना, रुकना। तो एक तरफ तो भाई आप देरी कर रहे हो, रुक रहे हो, स्टे कर रहे हो, डिले कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ लीव, चले जाना, मतलब लीव का मतलब होता है छोड़ के चले जाना, तो लीव कर देना या फिर डिपार्ट कर जाना। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, लीव और डिपार्ट। अगला वर्ड है होस्टेज। होस्टेज एक नाउन होता है, मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में आपको बताया है। इसका मतलब होता है बंधक, अ पर्सन हु इज हेल्ड कैप्टिव एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कैप्टिव, कैप्टिव मतलब कैप्चर करके रखा गया है, एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। बेसिकली क्या होता है, होस्टेज, किसी व्यक्ति को बना लिया होस्टेज, बंधक बना लिया, अब क्या करा जाएगा, उसको रिटर्न करने के लिए उधर से कुछ डिमांड ली जाएगी कि भाई हम, हमारी ये मांगे हैं, इनको पूरा कर दो, हम आपका होस्टेज जो है, ये बंधक जो है, इसको छोड़ देंगे। तो ये होस्टेज इसका रियल मीनिंग होता है। द टेररिस्ट टुक सेवरल होस्टेजेस ड्यूरिंग द रेड। टेररिस्ट ने क्या कर लिया है, बहुत सारे होस्टेजेस को ले गए, लोगों को बंधक बनाकर ले गए हैं ड्यूरिंग द रेड। टेररिस्ट ने रेड करी होगी और वो उनको कई सारे होस्टेजेस को ले गए हैं। अच्छा, बंधक है तो इसके सिनोनिम देख लेते हैं। प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी, कैदी बना लिया उन्होंने, और उसको कैप्टिव बना लिया मतलब कैप्चर कर लिया है। तो ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है भाई बंधक है कोई, उसको कैप्टिव कर रखा है, कैप्चर कर रखा है ना, प्रिजनर बना रखा है, लेकिन दूसरी तरफ फ्री पर्सन है, उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा फ्री पर्सन, खुला है, बिल्कुल आज़ाद है। लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब आज़ादी होना, स्वतंत्र होना। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है होस्टिलिटी। होस्टिलिटी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है दुश्मनी, अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक बिहेवियर। एंटागोनिस्टिक होता है विरोध में बिहेवियर होना, कोई एक बात कह रहा है तो उसके विरोध में होना चीज़ें। तो अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, तो अनफ्रेंडली हैं और एंटागोनिस्टिक हैं। द टू कंट्रीज हैव ए हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। दो कंट्रीज हैं, उनकी क्या एक हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है किस चीज़ का, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी का, टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे के खिलाफ। इंडिया और पाकिस्तान क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है, हॉस्टिलिटी है। अच्छा, हॉस्टिलिटी का सिनोनिम देख लेते हैं। अग्रेशन है, और दुश्मनी तभी तो होगी जब आप अग्रेशन दिखाओगे। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी तो दुश्मनी का ही एक वर्ड है। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं, अग्रेशन और एनिमोसिटी। तो अच्छा, एक तरफ तो दुश्मनी है लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंडशिप है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा फ्रेंडशिप होना, या फिर दुश्मनी है तो वहाँ पर पीस, इसका उल्टा हो गया एक पीस। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, फ्रेंडशिप और पीस। अगला वर्ड है डिग्रेड। वर्ब है ये, इसका मतलब होता है अपमानित करना। डिग्रेड करना मतलब अपमानित करना, किसी की इमेज को गंदा करना, कम करना। टू ट्रीट और रिगार्ड समवन और समथिंग विद डिसरिस्पेक्ट। किसी को ट्रीट करना या रिगार्ड करना, दोनों एक बातें होती हैं। किसी को उसको ट्रीटमेंट देना, किस चीज़ का कैसा ट्रीटमेंट देना, समवन और समथिंग, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को डिसरेस्पेक्ट के साथ में उसको अनादर करना, उसको बोलते हैं डिग्रेड करना। द मैनेजर्स कमेंट वॉज मेंट टू डिग्रेड हिज एम्प्लॉय। मैनेजर के जो कमेंट थे ना, उसने कोई टिप्पणी करी होगी अपने एम्प्लॉयज़ पर, उससे क्या होगा, वर मेंट टू, उसका उनका क्या मतलब था, उनका क्या मीनिंग था, वो किस लिए करे गए थे, टू डिग्रेड हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को डिग्रेड, उनको अपमानित करने के लिए। अच्छा, इसके सिनोनिम देखते हैं। अपमानित करना मतलब ह्यूमिलेट कर रहे हैं आप, डीमीन कर रहे हो आप किसी को, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप किसी को अपमानित कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो उसका ऑनर, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ऑनर करना, सम्मान देना। आप अपमानित कर रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ कर रहे हो आप सम्मान, ऑनर दे रहे हो, एलिवेट कर रहे हो आप उसका। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है मिलिटेंट। ये एक एडजेक्टिव होता है और एक नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है उग्र, कॉम्बेटिव एंड एग्रेसिव इन सपोर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल कोज। ये क्या होते हैं, एक कॉम्बेटिव और एग्रेसिव
सपोर्ट होती है और फिर पॉलिटिकल और सोशल कोज, किसी पॉलिटिकल मुद्दे की या फिर एक सोशल कोज की, इसको बोलते हैं मिलिटेंट। बेसिकली आप टेररिस्ट से आप इसका मतलब समझ सकते हो, ठीक है। द मिलिटेंट ग्रुप हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल वायलेंट प्रोटेस्ट। जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? सेवरल, काफ़ी सारे वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए, एक काफ़ी हिंसक प्रोटेस्ट के लिए, काफ़ी सारे हिंसक प्रोटेस्ट के लिए ये मिलिटेंट ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, सिनोनिम देखते हैं इसका। जो मिलिटेंट है, जो टेररिस्ट है, वो कैसा होगा? अग्रेसिव होगा, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहेगा, वायलेंट रहेगा, हिंसक रहेगा। तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, अग्रेसिव है, लेकिन दूसरी तरफ पीसफुल है, शांत है एकदम, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा पीसफुल और पैसिव, है ना। एक्टिव होना और पैसिव, निष्क्रिय होना, है ना, पैसिव इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगला वर्ड है इंसर्जेंसी। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है विद्रोह। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, अ रिबेलियन और अपराइजिंग अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटी। एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट या अथॉरिटी है, एक सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में आप रिबेलियन हो रहा है, एक विद्रोह हो रहा है, उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। द कंट्री हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद एन इंसर्जेंसी फॉर ओवर अ डिकेड। कंट्री क्या कर रही है? ग्रैपलिंग विद, फेस कर रही है किस चीज़ को? एक इंसर्जेंसी को फेस कर रही है फॉर ओवर ए डिकेड, एक डिकेड से, मतलब विद्रोह झेल रही है। कुछ ग्रुप होंगे वो सरकार का विद्रोह कर रहे हैं और उसको कंट्री क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, एक डेकेड, दशकों से, डेकेड होता है 10 ईयर्स के एक पीरियड को बोलते हैं डेकेड, तो डेकेड से वो झेल रहा है इंसर्जेंसी। अच्छा, इसका सिनोनिम देखते हैं। रिबेलियन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, दोनों का मतलब विद्रोह होता है, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, रिबेलियन और रिवोल्ट। अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है विद्रोह, लेकिन दूसरी तरफ ओबीडियंस हो रहा है। ओबीडियंस मतलब सारी आज्ञाओं का पालन हो रहा है, सारे रूल्स फॉलो करे जा रहे हैं, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ओबीडियंस, ओबीडियंस होना, या फिर कॉम्प्लायंस हो रहा है, सारे रूल्स को फॉलो करा जा रहा है, कॉम्प्लायंस हो रहा है, उसका पालन हो रहा है, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है परसुएट। परसुएट होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है राजी करना, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। किसी को कन्विंस कर लेना किसी काम को करने के लिए, ठीक है, थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, या तो आप उसमें रीजनिंग लगाओगे, कोई रीजन दोगे, या फिर आर्ग्यूमेंट, बहस के थ्रू आप उसको मना लोगे। कन्विंस करना, तो परसुएड मतलब कन्विंस करना। शी ट्राइड टू परसुएड हिम टू टेक द जॉब ऑफर। उसने क्या करा है? उसने ट्राई किया है किस चीज़ को? परसुएड करने का, मनाने का। किसको? उसको मनाने का, किस लिए? टू टेक द जॉब ऑफर, जॉब ऑफर देने के लिए। एचआर मैनेजर रही होगी, उसने उसको परसुएड कर लिया है जॉब ऑफर देने का। अच्छा, इसका सिनोनिम देखते हैं। राजी करना, परसुएड मतलब राजी करना, मतलब कन्विंस कर लेना, या फिर इन्फ्लुएंस करना, आप उसको इन्फ्लुएंस कर ले रहे हो, तो इसका ये दो सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप कर रहे हो राजी, आप उसको कन्विंस कर ले रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है क्या? डिसुएड, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, डिसकरेज है, वो आपसे सहमत नहीं हो पा रहा है, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, डिसुएड और डिसकरेज। नेक्स्ट, अगला है डेस्परेट। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निराश, है ना, निराश है कोई, दुखी है। फीलिंग अ होपलेस नीड और अर्जेंट डिजायर। वो क्या कर रहा है? होपलेस फील कर रहा है और एक अर्जेंट डिजायर फील कर रहा है। सेंटेंस में यूज देखते हैं। शी वॉज डेस्परेट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू हर प्रॉब्लम्स। वह क्या है? डेस्परेट थी, निराश थी, किस चीज़ के लिए? टू फाइंड अ सोल्यूशन, अपना सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। निराश इसमें एक सही वर्ड नहीं है। डेस्परेट का मतलब होता है कि आप परेशान हैं लेकिन सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट मीनिंग है। फ्रेंटिक होना और होपलेस होना, ये दो चीज़ें हो गई, इसके दो वर्ड हो गए सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो आप निराशा से भरे हुए हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? होपफुल हो आप, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर उम्मीद भरी हुई है, काम हो, आप शांत हो। डेस्परेट अगर आप हो तो आप शांत नहीं हो सकते, तो ये उसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा, काम और होपफुल। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है प्रैग्मेटिक। ये होता है एक एडजेक्टिव, व्यवहारिक से मतलब इसका हिंदी में होता है डीलिंग विथ थिंग्स इन ए रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वे रादर देन थियोरेटिकली। प्रैग्मेटिक क्या होता है? चीज़ों से डील करना किस तरीके से? रियलिस्टिक तरीके से या फिर एक प्रैक्टिकल तरीके से रादर देन थियोरेटिकली। बेसिकली क्या कह रहा है कि किसी भी चीज़ से किस तरीके से निपटना, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीके से निपटना बजाय थियोरेटिकली निपटने के, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। हिज प्रैग्मेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेव्ड टाइम एंड रिसोर्सेज। उसकी जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है ना, उसकी जो व्यवहारिक एकदम प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसने क्या करा है? सेव टाइम बचाया है और रिसोर्सेज बचाए हैं उसने। प्रैक्टिकल होना और रियलिस्टिक होना, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, मतलब प्रैग्मेटिक है। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ प्रैक्टिकल है,
एक तरफ तो रियलिस्टिक है कोई चीज़, लेकिन दूसरी तरफ वह है थियोरेटिकल, थ्योरी पे बेस्ड है, आइडियलिस्टिक है, फिलोसॉफिकल भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, फिलोसॉफिकल। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल होना कोई चीज़, वो भी उसका एंटोनियम्स हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है प्रिवेल। ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना, है ना। मतलब किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर रहे हो, आप उसको प्रिवेल कर रहे हो, टू सक्सीड और विन इन द एंड। एंड में आप सक्सीड कर गए हो और विन कर गए हो, तो इसको बोलते हैं प्रिवेल करना। जस्टिस विल प्रिवेल इन द एंड, और अंत में कौन क्या होगा, कौन जीतेगा, प्रिवेल करेगा, जस्टिस, मतलब न्याय की ही जीत होती है लास्ट में। तो ये इसमें सेंटेंस में बताया है। आगे देखते हैं इसके दो सिनोनिम। ट्रम्प होना मतलब जीतना, जीत को बोलते हैं, जीत को ट्रम्प, है ना, ये हो जाता है। और एक हो जाता है इसका सक्सीड करना, ये दो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप जीत रहे हो, आपकी विजय हो रही है, ट्रम्प हो रही है, सक्सीड हो रहे हो आप, लेकिन दूसरी तरफ आप कर गए हो फेल, हार गए हो, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है फेल या फिर लॉस, हार जाना। अगला वर्ड है ट्रूप। ट्रूप एक नाउन होता है, ये इसका मतलब होता है एक दल, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन सोल्जर्स मूविंग टुगेदर। ग्रुप, लोगों के ग्रुप को बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन होता है, सोल्जर्स के ग्रुप को बोला जाता है ट्रूप, है ना। आपको जहाँ भी ट्रूप लिखा हुआ मिलेगा उससे मतलब है आप आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो ट्रूप मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। द ट्रूप मार्च अक्रॉस द बैटल फील्ड। ट्रूप ने किधर मार्च करा है, अक्रॉस द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड की तरफ, युद्ध भूमि की तरफ ट्रूप ने मार्च करा है, बढ़े हैं वो। स्क्वाड, स्क्वाड दल को बोलते हैं ना, स्क्वाड हो गया, या फिर एक रेजिमेंट हो गई। ट्रूप मतलब एक स्क्वाड या फिर एक रेजिमेंट। अच्छा, एक तरफ तो दल है, ग्रुप है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इंडिविजुअल, अकेला है। लोन, लोन मतलब अकेला, देखो लोन, लोनली और अलोन इसी से बनते हैं, तो ये लोन का मतलब होता है अकेला। तो एक तरफ ग्रुप है, एक तरफ उसका उल्टा इंडिविजुअल और लोन है, तो ये इसके दो एंटोनियम्स हो जाते हैं। वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस। पायरिक पीस ऑन द हमास इजराइल सीज फायर। पायरिक पीस है, पायरिक पीस कैसी है भाई, पायरिक का मतलब होता है बहुत मुश्किल से मिली हुई पीस है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद मिली हुई है, तो इसको बोलते हैं पायरिक पीस ऑन द हमास इजराइल सीज फायर। देखो हमास इजराइल सीज फायर, इसमें ना बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त हुई है, काफ़ी लंबा संघर्ष चला है दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद क्या मिल गई है, पायरिक पीस मिल गई है, काफ़ी मशक्क़त के बाद एक पीस मिल गई है। उसी के ऊपर बेस्ड है ये आर्टिकल, एडिटोरियल। देखते हैं। आ यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मस्ट बी इन प्लेस। एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन, एक इकट्ठा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसके अंडर में, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर में, मस्ट बी इन प्लेस, वो उसको बनाना चाहिए। ये इसका कंक्लूजन है कि भाई सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से निकलेगा, लास्ट में एक आपको यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। देखते हैं आगे क्या कहता है एडिटोरियल में। आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ वॉर, 15 महीने चला ये वॉर, 15 महीने के युद्ध के बाद, which saw the deaths of tens of thousands of people, the destruction of much of Gaza, and multiple rounds of painstaking negotiations, Hamas and Israel have agreed to a ceasefire। जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारी डेथ हुई, है ना, हज़ारों लोगों की मौतें हुई, उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुआ गाज़ा का, बहुत ज़्यादा उसकी तबाही हुई गाज़ा पट्टी की। मल्टीपल राउंड्स ऑफ पेन स्टेकिंग नेगोशिएशन हुए, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स के साथ में बहुत सारे नेगोशिएशंस करे गए, लेकिन हमास और इजराइल अब क्या हो गए हैं, अग्री कर गए हैं एक सीज फायर पर, एक युद्ध विराम पर। एज सुन एज द न्यूज़ वॉज आउट, जैसे ही न्यूज़ बाहर आई, थाउजेंड्स वेंचर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट्स इन गाज़ा, बहुत सारे लोग सड़कों पर गाज़ा में आ गए। होपिंग दैट, तो पहले तो वो सड़कों पर नहीं थे, पहले तो वो छुपे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये सीज फायर की खबर आई, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। होपिंग दैट द डेली बोम्बार्टमेंट एंड सेलिंग वुड कम टू एन एंड, और उनको क्या होप है कि भाई अब जो डेली के बोम्बार्टमेंट है, रोज़ जो बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, वह अब क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अनसर्टेनिटी स्टिल लिंगर्ड, अभी क्या है, अनसर्टेनिटी अभी भी ठहरी हुई है, अभी भी लिंगर करी हुई है। बट बोथ साइड्स रिजोल्व देयर लास्ट मिनट डिफरेंसेस ओवर डिटेल्स अबाउट Israel's partial withdrawal from Gaza and the names of the hostages to be released on day 1, and the ceasefire came into force on Sunday, January 19, 2025। देखो अभी भी अनसर्टेनिटी तो लिंगर कर रही है, अभी वो ठहरी हुई है, कुछ भी हो सकता है अभी। बट बोथ साइड्स रिजोल्व दियर लास्ट मिनट डिफरेंस, लेकिन दोनों साइड्स ने क्या कर लिया है, रिजोल्व कर लिया है, सोल्व कर लिया है किस चीज़ को, लास्ट मिनट डिफरेंस, उनके जो बीच में डिफरेंस आ रहे थे ना, कि भाई वो समझौता नहीं हो पा रहा था एक, तो उसको सोल्व कर लिया गया है। ओवर डिटेल्स अबाउट इजराइल्स पार्शियल विड्रॉल, अब क्या होगा, इसराइल क्या करेगा, पार्शियल विड्रॉ करेगा गाजा से,
एंड द नेम्स ऑफ द होस्टेजेस टू बी रिलीज्ड ऑन डे 1। और क्या करेंगे ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये क्या काम करेंगे, अपने जो होस्टेजेस हैं ना, जो छुड़ाएंगे जिन बंधकों को, उनकी एक लिस्ट रिलीज करेंगे डे 1 में, पहले दिन में। एंड सीज फायर केम इन टू फोर्स ऑन संडे के दिन सीज फायर ये फोर्स में आया है, मतलब हुआ है जनवरी 19, 2025 को। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट एंड टू द वॉर। ये परमानेंट एंड नहीं है वॉर का, ये केवल टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए सीज फायर हुआ है, हो सकता है कि कंटिन्यू हो जाए, हो सकता है कि इसी नेगोशिएशन में कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल जाए। बट गिवन द वॉयलेंस दैट इजराइल एंड गाजा हैव विटनेस सिंस अक्टूबर 7, 2023, लेकिन जो वॉयलेंस हुई है गाजा और इजराइल के बीच में, जो जिसको 7 अक्टूबर 2023 से हम लगातार देख रहे हैं, इवन अ पोज इन द वॉर इज अ ग्रेट लीव। तो क्या है, एक छोटा सा जो ब्रेक है ना, देखो 7 अक्टूबर 23 से लगातार बमबारी हो रही है, कोई एक सिंगल ऐसा दिन नहीं गया जिसमें बमबारी ना हुई हो, लोग ना मरे हों। तो इतने लंबे युद्ध के बाद अगर आपको एक छोटा सा भी पोज मिल जाता है ना, इवन ए पोज, वॉर में एक छोटा सा पोज भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, स्पेशली फॉर गाजाज 2.3 मिलियन पैलेस्टीनियंस। और ख़ास तौर पर उनके लिए जो गाजा के जो 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख जो गाजा के पैलेस्टीनियंस लोग हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये 3 फेज में होगा। इन द फर्स्ट फेज में क्या करेंगे ये, हमास विल रिलीज 33 होस्टेज। हमास क्या करेगा, 33 होस्टेज को छोड़ देगा। इजराइल के जो होस्टेज बना रखे हैं बंदी, उनको छोड़ देगा हमास 33 लोगों को। वाइल इजराइल विल रिलीज अबाउट 1000 पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी प्रिजनर्स। लेकिन इजराइल क्या करेगा, 1000 पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी प्रिजनर्स को छोड़ देगा। मतलब क्या है कि हमास क्या छोड़ेगा, 33 लोगों को छोड़ेगा, और इजराइल किन को छोड़ेगा, 1000 लोगों को छोड़ेगा। देख रहे हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। इजराइल के 33 लोग छूट रहे हैं और हमास के छूट रहे हैं 1000 लोग। देखो इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनके एक भी सिटीजन का मतलब है कि वो हज़ारों में भी वो डील कर सकते हैं, उसमें वो उनकी इतनी कम पॉपुलेशन है, तो ये इस बड़ी डील को भी कर सकते हैं। द सेकेंड फेज वुड सी मोर एक्सचेंजेस ऑफ होस्टेजेस एंड प्रिजनर्स एंड बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू अनाउंस अ परमानेंट एंड टू द हॉस्टिलिटीज। जो सेकेंड फेज है ना, उसमें और एक्सचेंज होंगे, और ज़्यादा होस्टेजेस को एक्सचेंज करा जाएगा, प्रिजनर्स को एक्सचेंज करा जाएगा, और बोथ साइड को, दोनों साइडों को पता क्या करना चाहिए, एक अनाउंसमेंट करना चाहिए। किस चीज़ का, एक परमानेंट एंड टू द हॉस्टिलिटीज़। दुश्मनी का एक परमानेंट एंड उनको अनाउंस करना चाहिए। द थर्ड फेज विल इन्वॉल्व डिस्कशंस ऑन द डे आफ्टर, इंक्लूडिंग हु शुड बी इन चार्ज ऑफ गाजा। और तीसरा फेज कब आएगा, जिसमें डिस्कशन होगा कि भाई जो गाजा है ना, उसका इंचार्ज कौन बनेगा, उस बात को लेकर तीसरे फेज में बातें होंगी। एज ऑफ नाउ, अभी तक, एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक, बोथ साइड्स स्टे फोकस्ड ऑन फेज 1। अभी क्या है, दोनों पार्टी क्या कर रही हैं, दोनों साइड से क्या हो रहा है, ध्यान दिया जा रहा है केवल फेज 1 पर, कि भाई पहला फेज इसको निपटाओ, 33 लोग उधर से रिहा करवाए जाएं और 1000 लोग इधर से रिहा कर दिए जाएं। तो इस चीज़ पर पहला फोकस है अभी उनका। ट्रबल कुड अराइज व्हेन नेगोशिएशंस फॉर द नेक्स्ट फेज बिगिन। अच्छा, ट्रबल बढ़ सकते हैं, परेशानियां भी बढ़ सकती हैं जब नेगोशिएशन अपने नेक्स्ट फेज पर बढ़ेगा। हो सकता है कि कोई पार्टी डिसएग्री कर जाए अगले फेज के लिए। तो फिलहाल पहले फेज पर ही फोकस है। व्हेन इजराइल लॉन्च द वॉर, जब इजराइल ने वॉर शुरू करा था, इट सेट 2 ऑब्जेक्टिव्स फॉर इटसेल्फ। इसने क्या करा था, इजराइल ने 2 चीज़ें अपने सामने ऑब्जेक्टिव रखे थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई यह क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। पहला तो इनका ऑब्जेक्टिव यह था कि भाई हम हमास को तबाह कर देंगे, एंड द रिलीज ऑफ होस्टेज। दूसरा क्या था कि भाई होस्टेजेस को रिलीज करवा लेंगे। तो ये 2 इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे कि इजराइल क्या करेगा, पहले हमास को तबाह करेगा और अपने होस्टेजेस को रिलीज करवा लेगा। इन द 15 मंथ्स ऑफ वॉर, 15 महीने के जो युद्ध चला, उसमें क्या हुआ, इजराइल हैज़ डिग्रेडेड हमास मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इजराइल ने मिलिटेंट स्ट्रक्चर जो था हमास का, उसको तो डिग्रेड कर दिया, उसको तो तबाह कर दिया। बट द ग्रुप हैज़ सर्वाइव्ड एंड री इन्वेंटेड इटसेल्फ एज एन इंसर्जेंसी। लेकिन ग्रुप किसी तरीके से सर्वाइव कर गया, वो बच गए वो लोग, और उन्होंने क्या कर दिया, री इन्वेंट कर दिया, खुद को फिर से स्थापित कर दिया एज एन इंसर्जेंसी। एक रिवोल्ट की तरीके से उन्होंने फिर से अपने आप को री इन्वेंट कर लिया। अकॉर्डिंग टू एंटनी ब्लिंकन है द आउटगोइंग यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि हमास रिक्रूटेड एज मैनी फाइटर्स एज इट हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर। हमास ने उतने ही फाइटर्स को रिक्रूट कर लिया है जितने उसने वॉर में खोए हैं। मतलब जितने लोग उसके मरे हैं उतने ही उसने फिर से रिक्रूट कर लिए हैं। तो हमास तो आज भी वैसे का वैसा है। इजराइल्स इनएबिलिटी टू डिस्ट्रॉय हमास
और सिक्योर द रिलीज ऑफ द होस्टेजेस थ्रू द ऑफेंसिव रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट द आईडीएफ्स मिलिट्री टैक्टिक्स इन गाजा। अब इसराइल की जो इनेबिलिटी रही है ना, उसकी जो अक्षमता रही है भाई, वो नहीं कर पाए ना चीज़ों को टू डिस्ट्रॉय हमास, ना तो हमास को डिस्ट्रॉय कर पाए और ना ही वो रिलीज करवा पाए अपनी होस्टेजेस को थ्रू ऑफेंसिव। अब ऑफेंसिव भाई उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेल हो गए, ये नहीं कर पाए। उससे क्या होता है भाई, बहुत सीरियस क्वेश्चंस खड़े होते हैं। आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स हैं, उनकी जो तकनीक है, वह किस तरीके से वो करते हैं, मिलिट्री की टेक्निक क्या लगाते हैं युद्ध में, उस पर सवाल खड़े होते हैं। दिस कुड प्रोबेबली बी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट परसुएडेड बेंजामिन नेतन्याहू टू एक्सेप्ट द सीज़फायर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा जिसने बेंजामिन नेतन्याहू को कन्विंस करा है इस सीज़फायर को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि शुरू में तो वो मान ही नहीं रहे थे। उनको लगता था कि तबाही मचाओ और ये दोनों, इसको हमास को तबाह कर दो और अपनी होस्टेज छुड़ा लो, वो उनको ये लगता था, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। उसी की वजह से इन्होंने ये सीज़फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करा है। बट ही हैज़ नॉट कमिटेड टू ब्रिंगिंग द वॉर टू एन एंड। लेकिन वो अभी भी ना, वो एक वॉर को ख़त्म करने के लिए कमिट नहीं कर रहे अभी भी। हमास ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ हमास क्या कर रहा है भाई, डिमांड्स अ कंप्लीट विड्रॉल ऑफ इजराइल फ्रॉम गाजा। हमास का डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो इजराइल है ना, इसकी जो फोर्सेस हैं, वो कंप्लीट विड्रॉ कर लो, आप अपने सारे सैनिकों को वहाँ से बुलाओ, अपना यहाँ से जो कब्जा है ना गाजा पे, इसको छोड़ दो। वो ये डिमांड कर रहे हैं हमास वाले लोग। Despite the possible roadblocks, the fact that a ceasefire came into force is welcome news. देखो, ये जो पॉसिबल रोड ब्लॉक्स हैं, काफ़ी अड़चने तो हैं ही, उसके बावजूद भी द फैक्ट दैट अ सीज़फायर केम इनटू फोर्स इज़ वेलकम न्यूज़। ये जो सीज़फायर हुआ है, ये एक बहुत बड़ा, काफ़ी खुशी की वेलकमिंग न्यूज़ है। इट प्रोवाइड्स अ डेस्परेटली नीडेड रिलीफ फॉर गाजा एंड अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड रादर फर्दर टॉक्स। इससे क्या मिलता है, ये प्रोवाइड करता है एक डेस्परेटली नीडेड रिलीफ, एक काफ़ी बड़ा डेस्परेट रिलीफ हमको मिलता है गाजा के लिए, गाजा को मिलता है एक काफ़ी बड़ा रिलीफ, एंड अ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड फर्दर टॉक्स, और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि भाई आगे की भी ना, आगे बातें करी जा सकती हैं, आगे जो शांति समझौते हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये इस चीज़ को प्रोवाइड करता है ये समझौता। इजराइल, Palestinians as well as the international mediators should now work towards bridging the gap in the post-war scenario। अच्छा, इजराइल को, फ़लस्तीन को और जो इंटरनेशनल मीडिएटर्स यूएस वगैरह लगे हुए हैं और कुछ अरबिक कंट्रीज़ लगी हुई हैं, इनको क्या चीज़ करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। अब जो जो गैप आया है ना, इसको भरो। जो पोस्ट वार सिनेरियो है ना, अभी ठीक है युद्ध हो गया, तबाही हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहे हैं ना, आप उनका गैप को भरो, उनके बारे में आप सोचो। इन चीज़ों पर काम करने की इन ग्रुप्स को ज़रूरत है। इजराइल विल नॉट एक्सेप्ट ए सिचुएशन दैट वुड लीव हमास एज ए रूलिंग फोर्स इन गाजा। इजराइल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन जिसमें हमास ना फिर से गाजा को रूल करे। इजराइल नहीं चाहेगा कि भाई हमास जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो गाजा को फिर से रूल करे और फिर से उनके ऊपर अटैक करे। तो ये इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा। अ मोर प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन इज टू फॉर्म अ यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पैलेस्टीनियन फैक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। एक बहुत बड़ी एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन चाहिए, है ना, एक काफ़ी प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन चाहिए किस चीज़ के लिए, कि भाई एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन बना दो फ़लस्तीन में, जिससे यूनाइटेड मतलब इकट्ठा, दोनों तरफ से उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में लोग रहें, और जिससे क्या हो जाएगा भाई, वो किसकी लीडरशिप में रहेगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है ना, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, उसकी लीडरशिप में बना दो आप, उसका कंट्रोल गाजा पर कर दो। हमास का कंट्रोल इजराइल बर्दाश्त नहीं कर रहा। एंड देन शिफ्ट द फोकस टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, और फिर अपने फोकस को कहाँ डालो, फिर आप करो गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। जो तबाह हो गया है गाजा, उसको आप फिर से रिकंस्ट्रक्ट करो। तो ये इजराइल चाहेगा। बट फॉर दिस प्लान टू वर्क, लेकिन ये प्लान कब वर्क करेगा, एंड पीस टू प्रिवेल, और पीस लाने के लिए क्या क्या चीज़ काम करेगी, इजराइल शुड बी रेडी टू विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। इजराइल किस चीज़ के लिए रेडी करना चाहिए इजराइल को, कि वो विड्रॉ कर ले अपने सारे ट्रूप्स, अपने सारे जो इतनी भी फोर्सेस हैं, उसको गाजा स्ट्रिप से बाहर निकाल ले, उसको वापस बुला ले, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा, ऐसा होने वाला है नहीं। इजराइल इतनी आसानी से गाजा को छोड़ेगा नहीं, हो सकता है कि इजराइल इसको कैप्चर भी कर ले। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब हम करते हैं एमसीक्यूज़। देखिए, पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन हमास एंड इजराइल। हमास और इजराइल के बीच में मेन फोकस क्या है सीज फायर एग्रीमेंट का। एक परमानेंट तो नहीं है, ये तो हमास वाले चाह रहे हैं कि परमानेंट एंड हो जाए,
इसराइल चाह रहा टेम्परेरी हो जाए, तो ये तो नहीं है। रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस ये हो सकता है। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास ये इसराइल का है, दोनों का नहीं है। देखो एक एक पहला वाला जो है वो हमास का है, सी ऑप्शन जो है वो इसराइल का है कि वो उसको डिस्ट्रक्ट कर दे बढ़िया तरीके से। फुल विड्रॉल ऑल इजरायली ट्रूप फ्रॉम गाजा ये भी नहीं है। दोनों का क्या एक फोकस है इस टाइम मेन कि भाई रिलीज करी जाए, हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स को रिलीज करवाया जाए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या एग्रीमेंट है, जो सीजफायर एग्रीमेंट का पहला फेज है ना उसमें क्या होगा। कंप्लीट विड्रॉवल इजराइल फोर्सेस फ्रॉम गाजा नहीं होगा। एक्सचेंज करा जाएगा, हाँ ये हो सकता है। निगोशिएशन ऑफ द डे आफ्टर नहीं, नेगोशिएशन तो कुछ नहीं होगा। सीज फायर अक्रॉस ऑल फ्रंट्स सारे फ्रंट्स पर सीज फायर हो जाएगा नहीं, ये कोई बात ऐसी नहीं आई है। पहले फेज में क्या फोकस है कि भाई पहले फेज में होगा एक्सचेंज प्रिजनर्स और होस्टेजेस का। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है व्हाट इज द पॉसिबल रोड ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट फेजेस ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट। अगले जो रोड ब्लॉक्स हैं क्या अड़चने आ सकती हैं अगले फेजेस में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड एडमिशन गाजा ये तो नहीं है। इनेबिलिटी टू रिलीज ऑल होस्टेजेस ये भी नहीं आया इसमें। डिसएग्रीमेंट ओवर इजराइल्स कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम गाजा हाँ ये हो सकता है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड हमास ये कुछ नहीं है। सी ऑप्शन देखो क्या पॉसिबल रोड ब्लॉक है, क्या हो सकता है कि भाई क्या अड़चन आ सकती है। इजराइल डिसएग्री कर सकता है कंप्लीट विड्रॉ, वो अपनी फोर्सेस को गाजा से कंप्लीट तरीके से नहीं हटाएगा, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द सजेस्टेड सॉल्यूशन फॉर गाजाज एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द सीज फायर। गाजा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया है सीज फायर के बाद। इंटरनेशनल रूल अंडर द यूएन के अंडर तो रूल का कोई बात नहीं आई है। हमास कंटिन्यू करेगा रूलिंग फोर्स, अरे इसराइल तो बिल्कुल ही इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। आ यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हाँ एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, तो एक यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक्सेप्ट कर लेंगे। द मिलिट्री गवर्नमेंट ये तो कुछ नहीं है, कंट्रोल करेगी इसराइल नहीं। अगला है व्हाट डज हमास डिमांड फ्रॉम इसराइल एज पार्ट ऑफ द सीज फायर। हमास ने क्या डिमांड करा है इसराइल से सीज फायर के रूप में। एक परमानेंट पीस ट्रीटी हो सकता है, कंप्लीट विड्रॉल हाँ ये भी हो सकता है, रिकॉग्निशन ऑफ गाजा एज सोवरेन नहीं ये तो कुछ नहीं करा, इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन एड ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये दो बातें हैं, एक परमानेंट पीस ट्रीटी को तो नहीं करा, उसने करा है डिमांड कि भाई कंप्लीट विड्रॉल कर लो गाजा से। इसराइल से कह रहा है कि अपने सैनिकों को पूरी तरीके से यहाँ से विड्रॉ कर लो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्रामर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट इसमें से ऑप्शन हमको चेक करना है। द सीज फायर हैव बीन, द सीज फायर हैज बीन एग्रीड, द सीज फायर आर एग्रीड, द सीज फायर वॉज। देखो द सीज फायर इसमें सब्जेक्ट है सभी में। द सीज फायर क्या होता है, एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही तो है सीज फायर, तो हैव बीन तो होगा नहीं, हैज़ बीन हो सकता है, आर नहीं होगा, वॉज पास्ट की बात नहीं हो रही। देखो वाज अगर है तो उसके बाद अग्री तो क्यों ही होगा, वॉज के बाद तो फिर अगर आएगा तो फिर थर्ड फॉर्म आती है या फिर आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द सीज फायर सिंगुलर है, हैज़ बीन इसके लिए ठीक आया है, एग्रीड अपॉन, तो ठीक है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चेंज करना है वॉइस को। हमास रिलीज 33 होस्टेजेस, हमास ने 33 होस्टेजेस को रिलीज कर दिया है, तो ये इसका बताते हैं। देखो 33 होस्टेजेस इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, 33 होस्टेजेस सभी में हैं। अच्छा ये प्लूरल है तो प्लूरल ही इसकी में वर्ब आएगी। रिलीज्ड पास्ट, सिंपल पास्ट में टेंस था, रिलीज्ड है ना, तो सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज वर्ड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हैव बीन तो गलत हो जाएगा, वर हो सकता है, आर तो होगा नहीं, इज भी नहीं होगा, वर बचा तो वर के साथ में रिलीज लगाकर इसको बी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रोनाउन को भरना है। इजराइल एंड हमास हैव एग्रीड टू अ सीज फायर, इजराइल और हमास है दोनों ने क्या कर गए हैं, एग्री कर गए हैं एक सीज फायर पर, बट लेकिन डैश विल नीड टाइम टू इम्प्लीमेंट इट, विल नीड टू टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। देखो दो है ना, ये दो क्या हो गए, प्लूरल में हो गए, तो ही भी नहीं आएगा, इट भी नहीं आएगा, ये दो तो नहीं आएंगे, या तो वी आएगा या दे आएगा। अब हमें टाइम थोड़ी ना चाहिए, इजराइल और हमास को चाहिए, तो इसलिए आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, दे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एडजेक्टिव बताना है भाई। द सीज फायर ब्रिंग्स, क्या ब्रिंग करता है सीज फायर, रिलीफ टू द पीपल ऑफ गाजा। ग्रेट, ग्रेटली, ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटफुलनेस। देखो ग्रेटेस्ट तो है नहीं क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम कि भाई ग्रेटेस्ट है क्या है। ग्रेटली एडवर्ब है, ये भी नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ग्रेटफुलनेस, इसने सीज फायर क्या लेकर आया है, ग्रेटफुलनेस लेकर आया है, नहीं भाई। देखो रिलीफ है, रिलीफ होता है एक नाउन, और नाउन की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा उसको जो एक क्वालिफाई करेगा तो वो करेगा ग्रेट, एडजेक्टिव, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द सीज फायर ब्रिंग्स ग्रेट रिलीफ टू द पीपल ऑफ गाजा। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, इसमें फिट करेंगे, करेक्टली फिट। अच्छा देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ड आएगा। द सीजफायर वॉज, सीजफायर क्या था, डैश अननेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रक्शन। वो क्या था, वॉज क्लियर, क्लियर आर नेसेसरी स्टेप नहीं, क्लियरर आर नेसेसरी स्टेप नहीं, क्लैरिफाई वो तो वर्ब होगी। ए ऑप्शन देखो, द सीजफायर वॉज क्लियरली आ नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रक्शन, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। एडवर्ब इसमें आएगा क्योंकि ये इसको वॉज को फिर वो करेगा, क्या है, क्लियरली एक नेसेसरी स्टेप है, क्लियरली तरीके से है। ओके अगला देखते हैं। अगला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। नाइदर द फलस्तीनियन अथॉरिटी, ना तो फलस्तीनियन अथॉरिटी, नोर हमास और ना ही हमास, इज आर वॉज वर, इन चारों में से कौन सा आएगा, विलिंग टू कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं, इनमें से कौन सा आएगा। देखो नोर लगा है ना, नोर का मतलब होता है ना तो इसमें से ये ना ये, दोनों में से कोई नहीं, मतलब सिंगुलर इसका एक सेंस आता है। तो इसमें आप आर नहीं लगाओगे, वन नहीं लगाओगे, दो तो खत्म हो जाएंगे ऑप्शन, इज या वॉज। बात चल रही होगी कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत है। नाइदर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नोर हमास इज विलिंग टू कंप्रोमाइज, दोनों में से कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए विलिंग नहीं कर रहा है। अब हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, और पहला वर्ड इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पायरिक रेफर्स टू, पायरिक का मतलब पूछ रहा है, एक माइनर विक्ट्री को पायरिक बोलते हैं, एक बहुत महंगी विक्ट्री को बोलते हैं, अब विक्ट्री विद नो लॉस ये भी नहीं है, एक कॉस्टली विक्ट्री है, एक कंप्लीट डिफीट तो नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है, एक कॉस्टली विक्ट्री है, एक बहुत महंगी जीत है, उसको बोलते हैं पायरिक। अगला है सिनोनियम पूछ रहा है पेन स्टेकिंग का। पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा श्रम के साथ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ कोई चीज़ मिली है। केयरलेस तो नहीं है, क्विक एकदम मिल गई है क्या, नहीं। सिंपल, सिंपल तो नहीं है। डिलीजेंट है, काफ़ी मेहनत करने के बाद पेन स्टेकिंग होता है उसका मतलब, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बॉम्बार्डमेंट, देखो बम्बारी का मतलब होता है बॉम्बार्डमेंट, एक पीसफुल डिस्कशन तो नहीं है, एक सडन रिट्रीट, एक अचानक से रिट्रीट नहीं, एक एग्रीमेंट को बोलते हैं ये भी नहीं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूस अटैक विद सेल्स, सेल्स के साथ आप कंटिन्यूस अटैक कर रहे हो उसको बोलते हैं बॉम्बार्डमेंट। अगला पूछ रहा है शेलिंग का मतलब पूछ रहा है मिलिट्री टर्म्स में, एक नवल ब्लैकेड ब्लॉकेड ये तो नहीं होता है, नेगोशिएटिंग पीस, पीस करने को नहीं बोलते हैं, गैदरिंग इंटेलिजेंस ये भी नहीं है। देखो शेलिंग का क्या मतलब होता है, वही बमबारी वगैरह होता है, द फायरिंग ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी को फायर करना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला लिंगर का मतलब पूछा है, भाई लिंगर का मतलब क्या है, लिंगर का मतलब होता है ठहरना, रुकना, स्टे करना। लीव क्विकली एकदम से छोड़ देना, ये तो उसका उल्टा हो गया। स्पीक लाउडली तेजी से बोलना, कोई मतलब नहीं है। रन फास्ट तेजी से भागना, ये भी बेहुदा सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, जो ज़रूरत है जितनी नेसेसरी है उससे ज़्यादा देर रुकने को बोलते हैं लिंगर करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। होस्टेज कौन होता है, ये पूछ रहा है कि होस्टेज कौन पर्सन होता है, होस्टेज बंधक को बोलते हैं जिसको बंदी बना रखा है। फ्रीड फ्रॉम कैप्टिविटी, कैप्टिविटी से छोड़ने को थोड़ी बोलते हैं, उसको तो छोड़ना नहीं है, उसको कैद करना है। अब वॉलंटियर इन वॉर, वॉर में जो वॉलंटियर है नहीं, एक फाइटर है बैटल में ये भी नहीं, बी ऑप्शन देखो, हेल्ड कैप्टिव फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के लिए, समझौते के लिए किसी को कैप्टिव कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, उसको बोलते हैं होस्टेज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉस्टिलिटी का मतलब पूछा है क्या, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी होती है दुश्मनी, तो फ्रेंडली जेस्चर को बोलते हैं, नहीं फ्रेंडली का तो मतलब ही नहीं है। पीसफुल, देखो हॉस्टिलिटी अगर दुश्मनी रहेगी तो पीस का कोई मतलब है नहीं, कोऑपरेशन होगा नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनफ्रेंडली और एंटागोनिस्टिक बिहेवियर, एक अनफ्रेंडली है और विरोध का एक बिहेवियर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिग्रेड करना, किसी को आप डिग्रेड कर रहे हो उसका क्या मतलब है, डिग्रेड करना का मतलब होता है उसकी डिसरेस्पेक्ट करना, उसको गलत तरीके से ट्रीट करना। ऑनर दे रहे हो, नहीं सम्मान थोड़ी ना दे रहे हो। ट्रीट दैम विद रेस्पेक्ट भी दे रहे हो, नहीं भाई। सपोर्ट कर रहे हो किसी को, नहीं, सी ऑप्शन देखो, ट्रीट दैम विद डिसरेस्पेक्ट, उसको आप डिसरेस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मिलिटेंट पूछ रहा है कि भाई मिलिटेंट कौन है, मिलिटेंट वही होता है जो किसी वायलेंट उसमें उग्रवादी को बोलते हैं मिलिटेंट, आतंकवादी उग्रवादी इनको बोलते हैं मिलिटेंट। पीसफुल है क्या, भाई आतंकवादी है तो पीसफुल थोड़ी हो सकता है वो, न्यूट्रल भी नहीं है, मीडिएटर भी नहीं है, समझौता थोड़ी करवा रहा है वो, मीडिएटर होता है समझौता करवाने वाला। एक वायलेंट इन सपोर्ट ऑफ ए कोज, किसी वजह से वायलेंस कर रहा है कोई तो उसको बोलते हैं मिलिटेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल या फिर सोशल या फिर रिलीजियस इश्यू की वजह से ये होते हैं मिलिटेंट। इंसर्जेंसी का मतलब पूछ रहा है, इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, विद्रोह को बोलते हैं इंसर्जेंसी।
एक पीसफुल रिवॉल्यूशन थोड़ी ना है, ये तो वायलेंस रहेगी ना इसमें। तो एक सीजफायर एग्रीमेंट हो तो समझौता हो गया। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन ये भी नहीं है। बी ऑप्शन देखो, एक रिवेलियन है अगेंस्ट अथॉरिटी, सरकार के खिलाफ क्या है, एक रिवेलियन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रहती हैं ये चीज़ें, इंसर्जेंसी इसी को बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं, परसुएड, टू परसुएड समवन, आप किसी को परसुएड कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। परसुएड करने का मतलब होता है मना लेना या फिर कन्विंस कर लेना। तो फोर्स देम, आप फोर्स तो नहीं कर रहे, इग्नोर भी नहीं कर रहे, डिसमिस भी नहीं कर रहे। बी ऑप्शन देखो, कन्विंस कर रहे हैं आप उनको थ्रू आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप उनको कन्विंस करते हो या रीजनिंग के थ्रू आप उनको कन्विंस करते हो। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डेस्परेट पर्सन कौन है भाई। डेस्परेट पर्सन वो होता है जो परेशान है और फिर कुछ सोल्व करने की कोशिश कर रहा है वो। काम और कंपोस्ट, नहीं काम तो नहीं है। पेशेंट, पेशेंट भी नहीं है, परेशान है वो, काफ़ी ज़्यादा होपलेस है। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, वो हारा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा होपलेस है। इन होपलेस एंड अर्जेंटली इन नीड, काफ़ी ज़्यादा होपलेस है, उसको एकदम से ज़रूरत है चीज़ों की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रैग्मेटिक अप्रोच कौन सी होती है भाई। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब बताते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि भाई ये आइडियलिस्टिक है थ्योरी में, प्रैक्टिकल है, रिजिड है, अनचेंजेबल है, या फिर इमोशनल एंड इम्पल्सिव है। देखो, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है आप प्रैक्टिकल हो, आप थ्योरेटिकल नहीं हो, आप फिलोसॉफिकल नहीं हो, आपको रियलिस्टिक चीज़ें अप्रोच है, तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक। आइडियलिस्टिक नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, रिजिड भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं है। देखो, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, टू प्रिवेल मीन्स, प्रिवेल का क्या मतलब होता है। प्रिवेल का मतलब होता है विन कर जाना, जीत जाना, विजय प्राप्त कर लेना। फेल तो नहीं है। रिट्रीट इन डिफीट, डिफीट में रिट्रीट भी नहीं है। सरेंडर करने, एनिमी के सामने सरेंडर करना, ये भी नहीं है। सक्सीड और विन इन द एंड, आप लास्ट में जीत जाते हो, उसी को बोलते हैं प्रिवेल करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, पूछ रहा है ट्रोप्स का क्या मतलब है, सॉरी ट्रूप का क्या मतलब है। ट्रूप क्या होता है, एक सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप बोल देते हैं। एक सिंगल पर्सन तो इसका उल्टा हो गया। टाइप ऑफ वेपन, वेपन का कोई मतलब नहीं है। अ प्लेस फॉर रिलैक्सेशन, कोई मतलब नहीं है। ए ऑप्शन देखो, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स का एक ग्रुप है, लोगों का एक ग्रुप है, सोल्जर्स का ही होता है वैसे ट्रूप, तो ट्रूप उसको बोलते हैं कि भाई सोल्जर्स का एक ग्रुप है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने सारे वोकैब की प्रैक्टिस कर ली है। आपने देखा सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद आपको इसी क्लास में याद हो गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।